आगे का रिवीजन कर रहे हैं, तो देखिए इसमें जो एक जनरल चीज है, जो एक क्वेश्चंस जैसे रहते हैं ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, इन लर्निंग से, तो देखिए एक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और दूसरा होता है फॉर लर्निंग, और तीसरा होता है एज लर्निंग, और लास्ट होता है इन लर्निंग। ये आपको इसमें क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इस चीजों को हम समझते हैं कि क्या होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, इन लर्निंग। चार तरीके होते हैं लर्निंग के। जब भी बात की जाती है तो असेसमेंट में हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग की जब भी बात की जाए, तो इसमें मैंने क्या बताया है, क्लासेस में भी आपको बताया है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में इसमें शिक्षक का रोल सर्वे सर्वा होता है, यानी टीचर डोमिनेंट होता है। टीचर अपने ही तरीके से चीजों को डिजाइन करता है, और बच्चे का रोल जो है वो बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में शिक्षक ही अधिगम प्रक्रिया का डिजाइन करता है, वही साक्ष्य जुटाता है, और बच्चों को यह बताता है कि उन्होंने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा, यानी दोनों बातें बताता है कि क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। अब सीधी सी बात है, जहां पर ऐसा आपको दिखाई दे किसी क्वेश्चन में कि यहां टीचर की मोनोपोली है, टीचर ही सर्वे सर्वा है, उसका सिर्फ एक जवाब होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और ये आमतौर पर कहां देखने को मिलता है, ये हमको मिलता है ट्रेनिंग के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान। वहां इंस्ट्रक्टर जैसा जो बताता है चीजें वैसी ही होती। उसने कहा 10 किलोमीटर दौड़ना है तो 10 किलोमीटर दौड़ना है, उसने ही चीजें डिजाइन करी हैं, उसने ही गड्ढे खोद रखे हैं, उसने ही तार बिछा रखे हैं कि आपको इनसे निकलना है, आपको इनसे कूदना है, फानना है, वो सब कुछ वही डिजाइन करता है। और वहां सीखने वाले का रोल क्या है, जीरो होता है, या बहुत कम होता है, या जीरो होता है। तो ऐसा यदि कहीं क्वेश्चन आपको दिखाई दे ट्रेनिंग से मतलब, और जहां पे दिखाई दे कि यहां पर बच्चे का रोल बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एक सेंट्रल टीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समेटिव असेसमेंट किसके अंतर्गत आता है। समेटिव असेसमेंट। अब समेटिव असेसमेंट हम एग्जाम्पल में अगर समझे तो हम लोग मान लेते हैं जैसे हमारी परीक्षा है 20 तारीख को, तो वहां आपको एक निश्चित स्थान होगा जहां आपको जाना होगा, एक निश्चित आपकी जगह होगी, वहीं आपको बैठना पड़ेगा। 2.5 घंटे आपको पेपर देना है, उस दौरान आप ना तो कहीं जा सकते हो, ना ही किसी से बात कर सकते हो, सब कुछ वहां इंस्ट्रक्टर के हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या असेसमेंट ऑफ लर्निंग का एक एग्जाम्पल दिखाई देता है। बात समझिएगा, जहां पर विद्यार्थी का रोल बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं है, और शिक्षक का रोल सबसे ज्यादा है। शिक्षक ही चीजों को डिजाइन करता है, शिक्षक अपने तरीके से बच्चों के अंदर कौशल विकसित करता है, उनके अंदर वैसी ही नॉलेज विकसित करता है, और बच्चों को यह बता देता है कि उन्होंने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। ये कहलाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब बात आती है असेसमेंट फॉर लर्निंग की। फॉर लर्निंग, ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं भी फॉर होगा तो फीडबैक जरूर होगा, फीडबैक जरूर होगा, पुनर्वलन या रीइंफोर्समेंट जरूर होगा। एफ से फीडबैक, एफ से आपका पुनर्वलन। अब देखिए यहां पर क्या बात की जा रही है कि इसमें जो है बच्चे का रोल काफी हद तक बढ़ जाता है, काफी हद तक बढ़ जाता है, लेकिन बिना शिक्षक के मार्गदर्शन के, बिना शिक्षक के गाइडेंस के यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। और इसमें फीडबैक के आधार पर बच्चों का आकलन किया जाता है। इसमें भी शिक्षक ही अधिगम प्रक्रिया का डिजाइन करता है, बच्चे नहीं करेंगे, शिक्षक ही अधिगम प्रक्रिया का डिजाइन करेगा। शिक्षक ही क्या है, साक्ष्य जुटाएगा। और इसमें शिक्षक क्या है, बच्चों को यह बता देता है कि उन्होंने क्या सीखा है, लेकिन यह नहीं बताता है कि क्या नहीं सीखा है। जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता था, बच्चों को यह बता देता है कि उन्होंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। और यहां पे क्या हो जाता है, फॉर लर्निंग में बच्चों को यह बता देता है कि बच्चे आपने यह सीखा है, और जो नहीं सीखा उसको अपने मन में रखता है, बच्चों को नहीं बताता है। आगे फिर उसको अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान उन चीजों को वह सिखाता है। तो ये एक दोनों में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब सब कुछ वही डिजाइन कर रहा, ठीक है, लेकिन यहां पर वो ग्रेड देने के बजाय, अंक देने के बजाय किस पे बात करता है, यूजफुल एडवाइस की, यूजफुल एडवाइस की। भाई ऐसी सलाह दो जो हमारे काम आए। अब तुम हमें नंबर दे रहे हो, 10 में 5 नंबर, 100 में 60 नंबर, तो इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उस जगह यह बताया जाए कि भैया आप इन इन चीजों को इस तरीके से करो तो आपके प्रदर्शन में क्या है, सुधार हो सकता है।
भाई कोई भी लर्निंग प्रोसेस उसमें क्या है, बच्चे के प्रदर्शन में सुधार की बात की जाती है। तो ये चीज क्या असेसमेंट फॉर लर्निंग में दिखाई देता है, यूजफुल एडवाइस दी जाती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए फीडबैक यहां पे आ रहा है। बावर्ची खाने को चखता है, खाना परोसने से पहले खाने को चखता है, तो क्यों चखता है? एक तरीके से क्या है, वो फीडबैक लेता है कि कहीं मिर्च मसाला तो ज्यादा नहीं है, नमक कम ज्यादा तो नहीं है। एक तरीके से क्या, वो फीडबैक लेता है। ये सेंट्रल टीटी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बावर्ची ने खाने को परोसने से पहले चखा, तो ये उसका क्या है, वो फीडबैक ले रहा है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में फीडबैक जरूर आएगा, इस बात को आप हमेशा ध्यान से रखिएगा। अब क्या है इसमें, जैसे मैंने कहा कि अंकों और ग्रेडों के बजाय क्या यूजफुल एडवाइस की बात करता है कि कैसे बच्चों के प्रदर्शन में सुधार हो। इस चीज को आप समझिएगा। अब असेसमेंट एज लर्निंग और इन लर्निंग को समझने से पहले हमको एक चीज और समझनी पड़ेगी, और वो चीज क्या है, वो है आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन बिल्कुल आपको इसमें मिलेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इसी से जुड़ा हुआ है इसलिए बताना पड़ रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। अब देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं भी एफ से फॉर्मेटिव है तो फीडबैक जरूर होगा। फीडबैक जरूर होगा, यानी जो भी चीज हम डे वन से पढ़ रहे थे, पहले दिन से पढ़ रहे थे, सेंट्रल टीटी जिस दिन से आपने तैयारी करी, 5 तारीख से, 10 तारीख से, जुलाई से, मई से, उस दिन से लेके अब तक, या कह लें 20 तारीख तक, जो भी आप तैयारी कर रहे हो वो किसका हिस्सा है, फॉर्मेटिव का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है सत्र के दौरान चलने वाली प्रक्रिया, सेशन के दौरान चलने वाली प्रक्रिया, ये कहलाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन वो पूछ देते हैं कि एक शिक्षिका जो है वो बच्चों की तैयारी करवा रही है, और इस दौरान वो कई पत्रक लेके आती है और बच्चों से उन्हें हल करने को कहती है। फिर वे बच्चों को मैदान ले जाती, वहां इन चीजों को दिखाती है और उनसे जानकारी साझा करने को कहती। तो ये सारी प्रोसेस क्या है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रही है। इसमें फीडबैक भी मिल रहा है निश्चित रूप से। और समेटिव असेसमेंट हमेशा क्या है, ये हमेशा सत्र के अंत में होता है, एंड ऑफ द कोर्स। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, सत्र के अंत में, बार बार जोर दे रहा हूं इस बात को, अंडरलाइन कर लीजिए, चाहे तो कहीं लिख लीजिएगा। प्रक्रिया के दौरान जो चीज चलती है वो कहलाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और जो सत्र के अंत में होता है, प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट हमको यह बताता है कि बच्चों ने अब तक कितना सीखा है। सम्स अप हाउ मच, सम्स अप हाउ मच, क्या सीखा है, कितना सीखा है, ये आपके समेटिव असेसमेंट बताता है। ध्यान दीजिएगा, समेटिव असेसमेंट, इसको हम परीक्षा नहीं कहेंगे, ये मैं सिर्फ एग्जांपल में बता रहा हूं कि जो 20 का आपका एग्जाम है, एक तरीके से आप कह सकते हो ये आपका समेटिव असेसमेंट है। और समेटिव असेसमेंट हमको यह बताता है कि हमारा फॉर्मेटिव कैसा हुआ, ये जो सिखाया गया वो हमारे काम आया कि नहीं आया। जब आप एग्जाम दोगे तो आप वहां पे देखोगे, हाँ पढ़ाई हुए क्वेश्चन मिले, हाँ चीजें बताई, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा फॉर्मेटिव क्या है, कैसा हुआ है। और समेटिव असेसमेंट को इस तरीके से आप समझो कि जैसे यदि आपके यहां 150 में आपके मान लो 2 नंबर आते हैं, तो 2 नंबर का मतलब क्या हुआ, या ये मतलब नहीं होगा कि आप फेल हो गए या कुछ नहीं आता ना। यहां पर आप क्या जवाब दोगे, आपको 2% विषय वस्तु आती है, या 2 नंबर का आपको, आपने सीख लिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सेंट्रल टीटी में कि कक्षा में गणित में औसत देखा जाता है कि बच्चे 40 नंबर, 100 में 40 नंबर पाते हैं, औसत निकलता है। तो कई जवाब दिए गए थे, बच्चों को 60% चीजें नहीं आती है, बच्चों को और सीखना है। और एक जवाब था कि बच्चों ने 40% विषय वस्तु क्या है, सीख ली है। तो 40% विषय वस्तु क्या है, सीख लिए, यानी अगर उसके 100 में 2 नंबर भी आते हैं तो आप क्या कहोगे, उसने 2% चीजें सीखी हैं। ये मतलब होता है। ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन का हमेशा उद्देश्य होता है उपलब्धि में सुधार करना, प्रदर्शन में सुधार करना। मैं एक एक लाइन बता रहा हूं, ये सारी पूछी गई हैं चीजें, एग्जाम में आपको मिलेंगी। अगर आपसे कहते हैं आकलन का उद्देश्य क्या है या मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या है, तो आप कहोगे बच्चे के प्रदर्शन में सुधार करना। लिख लीजिएगा चाहे तो कहीं, बच्चे के प्रदर्शन में सुधार करना। भाई उस मूल्यांकन का कोई मतलब ही नहीं जिसमें कोई सुधार ना हो। तो ये समेटिव असेसमेंट की बात कही जाती है। समेटिव असेसमेंट कब होता है, सत्र के अंत में होता है। ये जनरल डिफरेंस था फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में। फिर देखिए एक बात की जाती है, पेपर पेंसिल टेस्ट।
समेटिव कर रहे हैं ना, कैसे करेंगे? पेपर पेंसिल टेस्ट आकलन का एक तरीका तो है, लेकिन एकमात्र तरीका नहीं है। पेपर पेंसिल टेस्ट से मतलब क्या है? आपको वहां मिलेगा कागज पेंसिल परीक्षण। ये जो हम लिखते थे रिटन में, बोर्ड के एग्जाम में लिखा, ग्रेजुएशन के एग्जाम में आपने लिखा होगा, मार्क्स मिले होंगे उनको, तो ये क्या आकलन का एक तरीका तो है, लेकिन ये आकलन का एकमात्र तरीका नहीं है। दुनिया में कोई भी तरीका एकमात्र नहीं हो सकता है। हम कहें ओरल टेस्ट, क्या एकमात्र तरीका होगा? ना, एक तरीका है, लेकिन एकमात्र तरीका ये नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कागज पेंसिल परीक्षण या पेपर पेंसिल टेस्ट ये आकलन का एक तरीका है, एकमात्र तरीका नहीं है। प्लस क्या है, ये अनसाइंटिफिक भी है। भाई मान लीजिए तबीयत खराब हो गई, नहीं लिख पाए उस दिन किसी कारणवश, तो क्या बच्चे को आता नहीं है? तो इसलिए इसको अप्रासंगिक माना गया है, इरेलीवेंट माना गया है, और क्या अनसाइंटिफिक माना गया है। आकलन के ढेर सारे तरीके, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट करिए, ये कॉन्सेप्ट आता है आपका फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से बता दो, जल्दी से मैसेज करके बता दो, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? आगे बढ़े हम लोग। इसके बाद अब हम लोग आ रहे हैं वापस से एज और इन में। तो ऑफ और फॉर आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं असेसमेंट एज में। अब असेसमेंट एज लर्निंग जब भी लिखना तो ध्यान रखना, उसमें एक चीज जरूर लिख लेना, पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट सीधा एक नंबर का क्वेश्चन, पीयर असेसमेंट। अब असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। पीयर का मतलब क्या होता है? यहां पे सब सेंट्रल टीटी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब क्या हो? पीयर हो। समूह नहीं, समूह नहीं, समूह से ग्रेजुएशन वाला बच्चा आ जाए, बीटेक वाला बच्चा आ जाए तो वो नहीं कहलाएगा। अगर वो सेंट्रल टीटी प्रिपरेशन कर रहा है तब तो होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि समूह में आ जाए। तो पीयर असेसमेंट क्या होता है? जो साथ के समूह के लोग तैयारी करते हैं वो कहलाता है असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें भी फीडबैक होता है, लेकिन फीडबैक कैसा होता है? इंटरैक्टिव फीडबैक होता है। इंटरैक्टिव फीडबैक होता है। इंटरैक्टिव फीडबैक में क्या बात करते हैं? इंटरैक्टिव फीडबैक का मतलब होता है कि जब ग्रुप होता है तो एक दूसरे से हम अंतःक्रिया करते हैं, और अंतःक्रिया में क्या है? हमको नई नई चीजें पता चलती हैं, नई नई चीजों के बारे में जानकारी हमको इसमें मिलती है कि कौन सी चीज कहां बेहतर है। और क्या क्या इसमें मिलता है? क्वालिटी इंफॉर्मेशन। क्वालिटी इंफॉर्मेशन कि कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज हमें कहां अच्छी मिलेगी। तो यह चीज क्या है? हमें असेसमेंट एज लर्निंग के माध्यम से, यानी कहीं पर समूह दिखे तो आप समझ जाओ असेसमेंट एज लर्निंग की बात कर रही है। और इसमें हमें क्या मौका मिलता है? रीथिंक और रीलर्न का। सुनते जाइएगा, रीथिंक और रीलर्न। बहुत तेजी से रिवीजन करा रहे हैं, सुनते जाइए। रीथिंक और रीलर्न का, भाई जब एक दूसरे से अंतःक्रिया कर रहे हैं तो हमें नई नई चीजें जानकारी को मिलती है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन पता चलती है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई बताइए जेंडर बायस क्या है, तो आपने कहा सर इसमें लिंग के आधार पर जो कार का वर्गीकरण किया जाता है वो जेंडर बायस होता है। तो मैंने कहा नहीं, ये जवाब गलत है। तो आप सभी क्या सोचोगे? सही तो बताया है। दोबारा सोचोगे, रीथिंक करोगे। और फिर मैंने कहा नहीं, क्षमता को देखे बिना लिंग के आधार पर कार का वर्गीकरण करना क्या कहलाता है? जेंडर बायस। ये सही है। तो आपने क्या दोबारा से सीखा, उसमें सुधार किया। ये मौका कहां मिलता है? असेसमेंट एज लर्निंग में। तो अब यहां पे क्वेश्चन चेंज हो जाए, बावर्ची ने अपने साथ के जो और बावर्ची उनको खाना चखाया, जो उसने बनाया चखाया, और उनसे फीडबैक लिया। तो ये किसका जवाब हो जाएगा? असेसमेंट एज लर्निंग का। उम्मीद करते बात समझ में आ गई होगी। फिर है असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग अब असेसमेंट इन लर्निंग क्या है? देखिए, इसमें फर्टाइल क्वेश्चंस की बात की जाती है। फर्टाइल क्वेश्चंस की बात होती है इसमें, ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब ये फर्टाइल क्वेश्चंस क्या हैं? फर्टाइल क्वेश्चंस क्या हैं या फर्टाइल एक्टिविटीज क्या हैं? तो देखिए,
ऐसे प्रश्नों का कोई मतलब नहीं जिनका कुछ सार्थक मतलब ना निकले। जैसे भगवान श्री राम जी के पिताजी का क्या नाम था? सबको पता था, राजा दशरथ। इसमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि यदि आप भगवान श्री राम की जगह होते तो आप क्या करते? तो ये एक तरीके फर्टाइल क्वेश्चन हुआ। महात्मा गांधी के बचपन के नाम से जानने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन महात्मा गांधी की जगह यदि आप 1947 में होते तो आप क्या करते, इसका हमें फायदा मिलेगा। तो सबके क्या है, विचार अलग अलग आते हैं। ये असेसमेंट इन लर्निंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है, बेहतर लर्निंग मानी जाती है। अब इसमें क्या है, सुनिएगा, इसमें बच्चे का रोल बहुत बढ़ जाता है और बच्चा ही कहने से क्या होता है, सब कुछ सर्वे सर्वा होता है, सर्वे सर्वा होता है। और शिक्षक का रोल क्या होता है इसमें, मेंटर होता है। शिक्षक का रोल क्या होता है, मेंटर होता है। और मेंटर हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए अभी असेसमेंट एज लर्निंग थोड़ा सा छूट गया है, तो असेसमेंट एज लर्निंग में क्या है, इसमें बच्चे और शिक्षक, एज लर्निंग की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा चाहे तो। एज लर्निंग में क्या, बच्चे और शिक्षक दोनों मिलकर काम करते हैं। बच्चे और शिक्षक दोनों मिलकर काम करते हैं असेसमेंट एज लर्निंग में। इसका सीधा एग्जांपल समझ लो, जैसे रावण बनाना है, बच्चे रावण बनाते हैं ना दशहरा के टाइम पे, तो एक दूसरे के साथ जुड़ के बनाते हैं। जो सीनियर होते हैं वो भी जुड़े होते हैं, जो पहले बना चुके हैं वो भी जुड़े होते हैं, बच्चे भी जुड़े होते हैं, सब आपस में मिलके काम करते हैं। वो जवाब इसका होगा असेसमेंट एज लर्निंग। यानी किसी क्वेश्चन में आपको दिख जाए कि जहां पर ग्रुप में काम हो रहा है, सब शिक्षक और बच्चे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो जवाब होगा असेसमेंट एज लर्निंग। जबकि इन लर्निंग में क्या है कि इन लर्निंग में यहां पे बच्चे ही सब कुछ कर रहे हैं और शिक्षक क्या है, एक मेंटर की भूमिका निभा रहा है। जहां जरूरत होगी वहां मदद करेगा, जहां जरूरत नहीं है वहां बीच में नहीं जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। फिर क्या है असेसमेंट इन लर्निंग में, असेसमेंट इन लर्निंग में क्या है, इसमें मीनिंगफुल लर्निंग की बात की जाती है। मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग। और मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है कि ऐसी लर्निंग जो हमारे काम की हो, जो हमारे लिए जरूरी हो। जैसे सेंट्रल टीटी के लिए आपके ये सब टॉपिक्स जरूरी हैं, आपके लिए स्किनर और पावलाव और कुत्ता बिल्ली ये सब जरूरी नहीं है। तो यूपी टीटी के लिए जरूरी हो सकती है, किसी और स्टेट टीटी के लिए जरूरी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो मीनिंगफुल लर्निंग क्या है, जो हमारे काम की चीज हो। फिर क्या आती है, इसमें हमारे अंदर इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच पैदा होती है, पूछताछ की, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। खोजबीन करना, कौन सी चीज कहां पर है, नई नई चीजों को खोजना, पता करना, अन्वेषण करना, ये सब हमको कहां मिलता है, असेसमेंट इन लर्निंग में। क्योंकि बच्चे ही सर्वे सर्वा है, अपना खोज रहे हैं, बीन रहे, और आपका रोल क्या है, मेंटर का है। ये कहलाता है आपका असेसमेंट इन लर्निंग। कंप्लीट। आ गया भाई समझ में? अब मुझे बताइए, कॉलबर का नैतिक विकास सिद्धांत हो चुका है? कॉलबर का नैतिक विकास सिद्धांत रिवीजन क्लास में हुआ है? उस दिन टेक्निकल इशू की वजह से जल्दी से बता दीजिए। क्योंकि कुछ बच्चों को मैसेज आया था कि सर उस दिन क्लास जो है चले, एक जनरल सी चीज हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि उस दिन क्लास कुछ डिस्टर्ब थी, तो एक बहुत फास्ट हम लोग काम कर रहे हैं। कॉलबर के नैतिक विकास सिद्धांत में देखिए, मोटा मोटा है, आसानी से जल्दी समझिएगा। कॉलबर के नैतिक विकास सिद्धांत में क्या है, इन्होंने बात करी प्री कन्वेंशनल की, प्री कन्वेंशनल की। और प्री कन्वेंशनल में दो चीजें होती हैं, ये लेवल लेवल 3 होते हैं, प्री कन्वेंशनल, सॉरी, प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल और फिर पोस्ट कन्वेंशनल, 3 होते हैं। और सब में दो दो क्या है, स्टेजेस होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्री कन्वेंशनल में क्या है, इसमें मैंने फर्स्ट बात करी थी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, पनिशमेंट, आज्ञा पालन, दंड कार्रवाई जैसी चीजें होती हैं।
बच्चा दंड के भय से या पुरस्कार मिलने की वजह से वो चीज़ों को करता है या फिर नहीं करता, उसके अंदर नैतिक तर्कना यही चीज़ दिखाई देती है। और एक टर्म यहाँ पे यूज़ होता है क्या, मोरल डायलेमा का, मोरल डायलेमा, नैतिक दुविधा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या कहते हैं कॉलबर्ग साहब, मोरल डायलेमा, ये नाम देते हैं, मोरल डायलेमा। हो गया है तो भी रिवाइज कर लीजिए एक बार, क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ओबीडियंस पनिशमेंट, ये पहली स्टेज होती है। और दूसरी कौन सी होती है, इंडिविजुअलिज्म एंड म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज क्या है, आप बच्चे के साथ जैसा करोगे वो ठीक आपके साथ भी वैसा ही करेगा। आप बच्चे की नाक पकड़ोगे तो वो भी आपकी नाक पकड़ेगा। आपने मान लीजिए कोई चीज फेंकी तो उसने क्या चीज फेंक दी। इसलिए इस स्टेज को क्या कहा जाता है, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछते टिट फॉर टैट किस लेवल में, तो आप कहोगे प्री कन्वेंशनल में। कौन सी स्टेज में, तो आप कहोगे सेकंड स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड म्यूचुअल एक्सचेंज। तो ये चीज इसमें दिखाई देती है। प्लस फिर क्या है, इस अवस्था को सुधार कर लीजिएगा, इस अवस्था को क्या बोलते हैं, जीरो मोरालिटी। जीरो मोरालिटी, सुधार करिएगा, जीरो मोरालिटी। क्योंकि इसमें क्या है, वो सिर्फ चीजों को करना जानता है। हाइंज वाली कहानी जैसे बताई ना कि चोरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसकी पत्नी वो क्या कहेगा, चोरी करनी चाहिए, सॉरी चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे उसकी पत्नी जो है बीमार पड़ी रहे या पत्नी कुछ भी हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, हाइंज को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने क्या सुना है कि चोरी करना पाप है, गलत बात है। तो ये क्या आ जाती है, जीरो मोरालिटी। इसके बाद फिर आता है आपका कन्वेंशनल। कन्वेंशनल, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्री कन्वेंशनल जो होती है वो छोटे बच्चों के लिए होती है, बाल्यावस्था वाले बच्चे मान लीजिए, चाहे तो लिख लीजिएगा, जो भी 7 से 11 साल 12 साल जो ऐसे लेवल के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो आपके किस में आते हैं, प्री कन्वेंशनल में। और कन्वेंशनल में कौन आ जाते हैं, एडोलसेंस, किशोरावस्था वाले बच्चे। किशोरावस्था वाले बच्चे जो हैं वो आपके किस में आते हैं, कन्वेंशनल में। इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पहली चीज गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी गुड बॉय गुड गर्ल। देखते हैं ना, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, वो क्या है, अपने मित्रों के बीच में अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, दोस्ती में झूठ बोल लेते हैं, गए कहीं और हैं, फोन आया, हाँ भाई कहाँ है अनुज, अरे पापा अंकल जी हमारे साथ ही में है, अभी हमारे साथ ही था, अभी घर के निकला, झूठ बोल देते हैं, क्योंकि वो अच्छा दोस्त कहलाना चाह रहे हैं। तो उस जगह वो ये नहीं देखते हैं कि झूठ बोला जा रहा है या क्या है, गलत है, झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो वो क्या है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय गुड गर्ल। नहीं कहीं पे ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए कि जहां पे ऐसा क्वेश्चन वो दे रहे हैं कि रमेश जो है वो महेश के लिए झूठ बोल देता है, गलत सूचना देता है, कि उसे लगता है उसकी दोस्ती ना टूट जाए, तो वो किसमें आ रहा है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, यानी आपके कन्वेंशनल में। एडोलसेंस में जैसा होता है, मित्रता ज्यादा प्यारी होती है। फिर क्या, टू मेंटेनिंग दी सोशल ऑर्डर, दूसरी स्टेज कौन सी होती है, टू मेंटेन दी सोशल ऑर्डर, जो सामाजिक व्यवस्था है उसको क्या है, बनी रहे, सोशल ऑर्डर क्या है, वो बना रहे, जो सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है उनको फॉलो किया जाए, चाहे जैसे भी, जो रीति रिवाज है, जो धर्म है, कर्मकांड है, उनको क्या है, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं एडोलसेंस वाले। जैसे उनको जो बता देता, बोल देते नहीं यार नवरात्र चल रहे हैं यार, प्याज व्याज नहीं खाएंगे, सावन चल रहे हैं, नहीं नॉनवेज नहीं खाएंगे, ऐसी चीजें जो बनाए गए हैं समाज में, उनको क्या है, वो बहुत तेजी से फॉलो करते हैं। ये आपका कहलाता है आपका कन्वेंशनल लेवल पर। और इसमें क्या होती है, ये होती है, इसमें कहलाती है सोशल मोरालिटी। सोशल मोरालिटी, सुधार करिएगा उसमें, ये कहलाती है सोशल मोरालिटी। सोशल मोरालिटी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। और इसके बाद फिर आपका आता है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल में क्या आता है, इसमें कौन बच्चे आ जाएंगे, इसमें एडोलसेंस के ऊपर वाले बच्चे होंगे,
एडोलसेंस के ऊपर वाले लोग होंगे, बच्चे क्या लोग होंगे, जिसमें हम आप सब लोग हैं। तो इनकी सोच भी अलग होती है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, जैसे अगर एडोलसेंस वाले बच्चों से पूछा जाए, कन्वेंशनल वाले लोगों से पूछा जाए, तो क्या कहेंगे कि हिंज ने चोरी करी, ठीक है, लेकिन उसके बाद अपने आप को गिरफ्तार उसको करा देना चाहिए था, पुलिस के अपने आप को हवाले कर देना चाहिए था। जबकि प्री कन्वेंशनल वाले बच्चे क्या कह रहे हैं, चोरी नहीं करनी चाहिए। जबकि इस लेवल के बच्चे क्या कहेंगे, पोस्ट वाले क्या कहेंगे, ठीक है यार चोरी कर ली, अच्छी बात है, कोई हवाले वाले नहीं पुलिस के करना है। अरे बदतमीज है, 100 रुपए की चीज 5,000 में दे रहा है। अरे हम तो कहते हैं कि उसके वो भी पैसा ले लेना चाहिए, उसकी दुकान से, तिजोरी से और चुरा लेना चाहिए था। तो ये अवस्था आ जाती है जिसमें क्या ये अलग तरीके की चीज कहलाए। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ मोरालिटी। सेल्फ मोरालिटी, सुधार करिएगा, सेल्फ मोरालिटी। इस अवस्था क्या बोलते हैं, सेल्फ मोरालिटी, इस लेवल को। और इसमें 2 स्टेजेस होती हैं। कौन सी 2 स्टेजेस होती हैं? तो इसमें बात की जाती है यूनिवर्सल एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स, ऊपर नीचे हो गई कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, पता होना चाहिए। यूनिवर्सल, या कह लीजिए, चलिए कह लीजिए इंडिविजुअल राइट्स। जो इसमें अवस्थाएं होती हैं, 2 अवस्थाएं होती हैं पोस्ट कन्वेंशनल में। तो पहली होती है इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये समाज के जो नियम बने हुए हैं, इनमें हम तय करेंगे कि हमें इस काम को करना है या नहीं करना है, और इंडिविजुअल राइट्स को हम फॉलो करेंगे। इंडिविजुअल राइट्स क्या है, मान लीजिए लिखा हुआ है बस में महिला सीट। अब कोई लेडीज वहां बैठी हुई है, स्वस्थ है, लेडीज बैठी हुई है, और एक बुजुर्ग कोई व्यक्ति आता है, जेंट्स है, उसकी तबीयत खराब है, वो एज भी काफी ज्यादा है, तो वहां पे हम उस महिला से क्या कहेंगे, मैडम जी उठ जाइए, इनको जगह दे दीजिए। क्योंकि ये हमने अपने से तय किया कि इनको ज्यादा जरूरत है, भले ही लिखा रहे महिला सीट। किसी की जान बचानी है तो हम क्या है, रेड लाइट भी जंप कर जाते हैं, गाड़ी हम फंदाए चले गए, क्योंकि यहां इसकी जान ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ यहां पे गलत करने से, अगर झूठ बोलने से किसी का भला होता है तो वो चीज सही है, ये इन बच्चों का मानना होता है। फिर क्या इसमें बात करें, जैसे मैंने कहा यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल्स, नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स, भैया हम अपने तरीके से डिसाइड करेंगे कि क्या सही क्या गलत। कोई अपराधी है, उसका इनकाउंटर हो गया तो हम क्या कहते हैं, बढ़िया हुआ, ठीक हुआ, सही हुआ, कुछ गलत नहीं है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। कोर्ट कचहरी में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, 15 साल मुकदमा चलता रहेगा, वो बाहर घूमता रहेगा। तीक अहमद के साथ जो हुआ सही हुआ, ये अपने तरीके से सोचते हैं। मैं हमेशा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आपने अपरिचित देखी होगी मूवी, तो उसमें हीरो जो भी जैसा कर रहा है वो क्या सही है, चाहे वो गलत तरीके से किया जा रहा है लेकिन फिर भी सही है, कानून हाथ में लेके किया जा रहा है फिर भी वो सही है। तो ऐसे जो लोगों का मानना होता है वो किसमें आते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में और एथिक्स में। और यहां पे कहलाती है, क्या होती है, सेल्फ मोरालिटी। ध्यान दीजिएगा, ये कहलाती है सेल्फ मोरालिटी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेल्फ मोरालिटी। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आ गया भाई, जल्दी से मैसेज कर दो। अब इसके बाद हमने आपको फिर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन एक बार सरसी निगाह से जान लेते हैं, हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, तो मैंने इसमें आपको बताया था कि इक्विलिब्रेशन एक प्रोसेस होती है। इक्विलिब्रेशन एक प्रोसेस होती है और इसके 2 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं, एक आपका होता है एडेप्टेशन, एडेप्टेशन, और दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, कई बार क्या है, हमें लगता है हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया है, हमें लगता है हम उसमें परफेक्ट हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बताया गया कि एक इक्विलिब्रेशन प्रोसेस होती है और इसके 2 भाग होते हैं, जो एक होता है एडेप्टेशन
और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज को समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा तो स्कीमा होता है जो हमारा मेंटल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट है। जो मेंटल स्ट्रक्चर है, जो उसकी बेसिक यूनिट है, उसका क्या नाम है? स्कीमा। उसका नाम है स्कीमा। एक स्कीमा से स्कीमा जुड़ते चले जाते हैं। जैसे जब गाय का नियमन लिखने कहा जाता है तो हम क्या लिखते थे? गाय हमारी माता है। एक स्कीमा हमको पता चला, लिख दिया। दूसरा स्कीमा क्या हो गया? गाय के 4 पैर होते हैं, लिख दिया। तीसरा क्या हुआ? गाय के 4 पैर होते हैं, स्कीमा, ये भी लिख दिया। फिर क्या? गाय की एक पूंछ होती है, ये भी लिख दिया, स्कीमा। ये स्कीमा पे स्कीमा क्या है? जुड़ते चले जाते हैं। जब जुड़ते चले जाएं तो क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। ये कहलाएगा एसिमिलेशन। और ये एसिमिलेशन कहां? तो एडेप्टेशन के 2 भाग होते हैं। एक होता है एसिमिलेशन और दूसरा भाग क्या है? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन। दूसरा भाग कहलाता है एकोमोडेशन। स्कीमा को समझ में आ गया होगा। अब एडेप्टेशन के 2 भाग होते हैं, एक होता है एसिमिलेशन, दूसरा होता है एकोमोडेशन। तो जब स्कीमा में स्कीमा जुड़ते चले जाएं, गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर है, गाय की एक पूंछ होती है, ये कहलाएगा एसिमिलेशन। और फिर जब स्कीमा में क्या है? उसमें बदलाव आ जाए। जैसे उसने सांड को देखा, अब वो कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, बच्चे ने देखा, वो कहा गाय, तो उसको बोला गया नहीं ये सांड है। उसको बताया गया ये गाय के कलर ठीक है, ये भी काली गाय है और ये काला सांड है, लेकिन दोनों में अंतर है। इनका स्ट्रक्चर, बॉडी लैंग्वेज अलग है। सांड सुस्त है, धीरे धीरे चलता है। तो वहां पे क्या हो गया? ये कहलाएगा एकोमोडेशन। यानी जब किसी स्कीमा में कोई बड़ा बदलाव हो जाए, बड़ा संशोधन हो जाए या पूर्ण रूप से चेंज हो जाए तो कहलाएगा आपका एकोमोडेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, आप पूरी खा रहे हो वैसे ही खाओगे, रोटी दे दी जाए वैसे ही खाओगे। बच्चा ऐसी शुरुआत में करेगा, कोई चीज दी जाएगी वैसे ही करेगा। फिर उसको पराठा दिया गया, उसने वैसे ही कहा, वैसे ही उसने काटा और खाया। ये क्या कहलाया? एसिमिलेशन। लेकिन जब उसको चाउमीन दी गई तो चाउमीन भी उसने क्या शुरुआत में ऐसे ही करी, तो उसको बताया कि नहीं, चाउमीन ऐसे नहीं खाई जाती है। चाउमीन को चॉपस्टिक से या फॉक की सहायता से, कांटे की सहायता से खाइए। तो एक पुराने स्कीमा में क्या हुआ? बदलाव हो गया। ये कहलाया एकोमोडेशन। ये कहलाया एकोमोडेशन। आप ऐसे समझिए, बड़ा आसान तरीके से। कोई रो रहा है व्यक्ति, उसे देखा कि ये रो रहा है, कहीं पे रो रहे हैं, तो रोने का मतलब क्या है? दुख होना है। फिर उसने दूसरी जगह देखा, एक व्यक्ति रो रहा है कि क्या हुआ? कि फेल हो गए इसलिए रो रहा है, यानी दुख हुआ। नई चीज जान ली, एसिमिलेशन। उसी में एक जुड़ता चला गया, यानी रोने का मतलब क्या है? दुख होना। फिर देखा कि एक व्यक्ति रो रहा है, उसने कहा इनको भी दुख हुआ। कहा नहीं, ये खुशी के मारे रो रहे हैं, खुशी के मारे इनके आंसू आ रहे हैं। इनका सिलेक्शन हो गया, आईएएस में सिलेक्शन हो गया, इतने दिनों बाद सिलेक्शन हुआ है, इस वजह ये खुशी के आंसू हैं। अब उसने क्या? उस स्कीमा में बदलाव किया। ये क्या कहलाएगा? एकोमोडेशन। कंप्लीट हुआ। इतनी बात भाई सबको समझ में आ गई? चले, पता है, बता चुके हो, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो कई लोगों ने कहा था ये छूट गया है। तो फिलहाल जो है ये सारी चीजें हो गई। प्लस स्टैंडर्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट हम आपको करा ही चुके हैं। जिनका नहीं हुआ है वो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, पूरा टॉपिक पड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक छोटे छोटे पॉइंट्स हम उठा रहे हैं यहाँ पे। पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्वेश्चन हमेशा हिंदी में या संस्कृत में या आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में पूछ दिया जाएगा। पर्सोनिफिकेशन से मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसमें जब किसी जीवित या कहें किसी जीवित प्राणी की तुलना किसी निर्जीव चीज के साथ की जाए, निर्जीव चीज के साथ, तो कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। मानवीकरण जैसे बोलते हैं हिंदी में, कि जैसे कहा कि काली नागिन जैसी तेरी जुल्फे काली काली। तो नागिन तो सजीव है,
लेकिन उसकी चमक है, फुर्तीली होती है, तो उसकी तुलना क्या है? बालों से की जा रही है। तो ये कहलाएगा पर्सोनिफिकेशन। जैसे कहा गया आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो बेईमान प्रवृत्ति तो मनुष्य की होती है, मौसम थोड़ी ना बेईमान होगा। लेकिन मनुष्य की बेईमान जो उसका आचरण है, जो उसकी प्रवृत्ति, उसकी तुलना किससे की जा रही है? एक निर्जीव चीज के साथ, मौसम के साथ में। तो क्या कहलाएगा? पर्सोनिफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आइए। फिर आपका आता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, समझ में आ जाएगा। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और दूसरा होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। दो चीजें होती हैं। क्या होता है भाई, समझिएगा। देखिए, जैसे इंटरनल है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि अंदर से है। एक्सटर्नल मतलब क्या है? बाहर से है। तो जब कभी भी किसी काम को हम करते हैं और उस काम की जिम्मेदारी या उस जो चीज हुई है, उसके लिए हम क्या है? हम उसके लिए कहते हैं कि ये काम हमारी वजह से हुआ है, हमने मेहनत करी तो इस वजह से ऐसा काम हुआ। ये कहलाता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। जैसे मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, तो आपने कहा भाई इसके लिए हमने बहुत मेहनत करी, हमने दिन रात मेहनत करी और फिर हमारी जॉब लगी जाके। तो ये क्या है? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि ये जो है ये हमने व्रत रखे थे, फास्ट रखे थे, जब उस मंदिर में गए थे वहां हम बोल के आए थे कि हमारी चीज ऐसी हुई तो हम मानेंगे, ये हमारी श्रद्धा, तो उन बाबा की कृपा से ऐसा हुआ, या ईश्वर ने ऐसा किया, या किस्मत की वजह से हमारा ऐसा हुआ, अच्छा खराब जो भी कुछ हुआ है, वो कहलाता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब जब आप भाग्य को दोषी मान रहे हो किसी चीज के लिए, तो आप क्या हो? एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। जब आप अपनी मेहनत को इस चीज के लिए दोषी मान रहे हो कि हमने मेहनत नहीं की इस वजह से ऐसा हुआ, क्या है? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। क्वेश्चन कैसे रहेंगे? क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि साहिल जो है, उसका मानना है कि उसके परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं क्योंकि इसके लिए क्या है, वह रोज सुबह मंदिर जाता था। तो ये किसमें आ जाएगा? एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में। लेकिन यदि साहिल कहता है यदि साहिल कहता है कि इसके लिए क्या है, उसने मेहनत करी, दिन रात उसने मेहनत करी, कई घंटे उसने पढ़ाई की, इस वजह से फर्स्ट आया, तो वो किसमें आ जाएगा? उसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसके बाद नेक्स्ट आइए। फिर इसमें की जाती है, एक बात की जाती है व्यवहार के पक्ष। व्यवहार के पक्ष अगर पूछा जाता है कि एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, तो याद रखिएगा दो होते हैं, एक होता है ओवर्ट और एक होता है कॉवर्ट। व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, एक होता है ओवर्ट और एक होता है कॉवर्ट। नाम ही याद रख लीजिएगा। अब ओवर्ट क्या होता है? ओवर्ट होता है जो आउटर एक्सप्रेशंस होते हैं, जो आउटर एक्सप्रेशंस होते हैं। और कॉवर्ट क्या होता है? ये अंडरस्टैंडिंग होती है। ये क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे किसी बच्चे से आप पूछिए कि ये जो टॉपिक बताया ये आपको समझ में आ गया, तो क्या कहता? सर हिला के कहता हाँ, हमको समझ में आ गया। यानी उसका सर हिलाना क्या है? एक तरीके का एक्सप्रेशन है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ओवर्ट। अब जब उससे कहा जाता है कि चलो इसको समझाओ आके, जो समझ में आया, तो वो फिर समझाता है। जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसने जो समझा है उसको समझा रहा है, ये उसका क्या कहलाएगा? ये कॉवर्ट कहलाएगा। वो अंडरस्टैंडिंग क्या है? कॉवर्ट। जैसे हम अपनी कॉवर्ट से आपको समझा रहे हैं, आप जो समझ रहे हो वो आपका क्या है? अंडरस्टैंडिंग है। आपका क्या है? कॉवर्ट है। व्यवहार का भाई, व्यवहार करके ना। अब जो आप एक्सप्रेशन दे रहे हो वो क्या कहलाता है? वो आपका ओवर्ट कहलाता है। तो ये दोनों में चीज में आप इसको
याद रखिएगा, समझिएगा। चलिए, फिर आपको एनआरटी और सीआरटी में बता ही चुका था। एनआरटी सीआरटी बता ही चुका था। एनआरटी और सीआरटी, एनआरटी में क्या होता है? नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। जैसे स्कूल की जो परीक्षाएं होती हैं वो किस पे काम करती हैं? एनआरटी पे। मोटा मोटा आप करिएगा, स्कूल की परीक्षाएं या इस तरीके की चीजें आ रही वो एनआरटी होती है, जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उन पे काम करती हैं। जबकि बोर्ड की परीक्षाएं क्या होती है? उनका क्राइटेरिया होता है, इस लेवल के पूछा जाएगा, इस तरीके से पूछा जाएगा, तो वो किस में आती हैं? वो आपकी सीआरटी में आती हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में आती हैं। इतने भाई समझ में आ गया भाई? फिर देखिए, फिर वाइगोस्की की शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, वाइगोस्की की। वाइगोस्की ने सबसे पहले क्या कहा था? सबसे पहले क्या होता है? वाइगोस्की ने कहा सबसे पहले होती है लर्निंग। सीधा सीधा मोटा मोटा क्वेश्चन, सीधे आपको डायरेक्ट मिलेगा, कुछ इसमें सोचना नहीं है। लर्निंग, और फिर क्या होता है? डेवलपमेंट। फिर क्या होता है? डेवलपमेंट। पहले लर्निंग होती है, फिर डेवलपमेंट। और इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट पियाजे ने क्या कहा? पियाजे ने क्या कहा? पियाजे ने कहा पहले डेवलपमेंट और फिर लर्निंग, फिर लर्निंग। बेटे एक बात ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? वाइगोस्की ने कहा जो बच्चे अपने मन से बातें करते हैं उनको उसने क्या नाम दिया? प्राइवेट स्पीच का, निजी भाषा, या क्या कहा? प्राइवेट स्पीच। जबकि जीन पियाजे ने इसको नाम दिया अहम केंद्रित भाषा, अहम केंद्रित भाषा, ईगो सेंट्रिज्म या ईगो सेंटर्ड स्पीच, ईगो सेंटर्ड स्पीच। फिर देखिए, जब बात चली रही है तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, हिंदी वाले पूछ देते हैं, मेन पेडागोजी पूछ देते हैं। ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे कहते हैं कि पहले क्या आते हैं? पहले आते हैं विचार और फिर आती है भाषा। जबकि वाइगोस्की क्या कहते हैं? वाइगोस्की कहते हैं कि पहले आती है भाषा और फिर आते हैं विचार। पहले भाषा और फिर आते हैं विचार। तो दोनों में आपस में कॉन्ट्राडिक्शन रहा है। खैर, अपने अपने हिसाब से दोनों ही सही हैं, तो इसी चीज को हम सही या गलत नहीं कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता है नेचर एंड नर्चर डिबेट। नेचर एंड नर्चर डिबेट, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। नर्चर डिबेट, डिबेट लिखा हुआ, आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों का, अलग अलग मानना है। क्वेश्चन इससे भी आते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेचर से यहां पे जो मतलब है, नेचर से मतलब क्या है? यहां पे जो उसकी अनुवांशिकता है, जो उसकी हेरिडिटी है, उससे जोड़ा गया है। और नर्चर से मतलब क्या है? एनवायरमेंट से जोड़ा गया है, एनवायरमेंट से। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि पर्टिकुलर किसी समुदाय के लोग जो हैं वो बुद्धिमान होते हैं, उनकी जो भी विरासत में है वो सब बुद्धिमान होते हैं। जबकि वहीं पे कुछ लोगों का मानना है कि यह उनके एनवायरमेंट की वजह से है।
वो जो बुद्धिमान है क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ऐसा है। तो ये आपस में क्या है, विवाद है। जैसे बजरंगी भाईजान में आपने देखा होगा एक सीन में सलमान खान कहते हैं कि मुन्नी जो है ये गोरी है तो ये ब्राह्मण होगी। तो वो किस हिसाब से उन्होंने कहा? वो उन्होंने बात करी नेचर के हिसाब से। क्योंकि वो गोरी थी तो जरूरी थोड़ी ना जो ब्राह्मण होंगे तो गोरे ही होंगे। लेकिन कुछ लोगों का मानना होता है। तो वो क्या है, वो उनके उनके नेचर में आ गया, जबकि वो नर्चर से भी हो सकता है किसी भी तरीके से। कि उन्होंने कहा कि भाई किसी यहाँ पे कई बार ऐसा कह देते हैं कि जो अ, अ, सरदार होते हैं या जो पंजाबी होते हैं तो बड़े हुष्ट पुष्ट होते हैं। तो ये अब नेचर पे है कि नर्चर पे है, ये एक विवाद का विषय है। आनुवांशिकता भी आ सकती है, उनके परिवार में सब लंबे चौड़े इस तरीके से, और प्लस उनके खान पान पे भी आ सकता है। तो सेंटिलिटी का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं उसकी बात करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें कहा गया कि जो रश्मिका होती है उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। सेंटिलिटी पूछा गया, रश्मिका है उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, इसलिए रश्मिका जो है वो एक बेहतर खिलाड़ी होगी। लेकिन साथ ही साथ रश्मिका के माता पिता जो हैं वो उसको खेल का वातावरण देते हैं, उसे खिलाते हैं, उसकी एक्सरसाइज करवाते हैं। तो अब यहां पे क्या है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, निश्चित रूप से उसके जीन्स कहीं ना कहीं आएंगे। वो भी एक खिलाड़ी तरीके से फुर्तीली होगी, लंबी होगी, और फिर क्या है, उसको एनवायरनमेंट भी वैसा दिया जा रहा है। तो इस वजह से क्या है, वो अच्छी खिलाड़ी बनेगी। तो ये जवाब यहाँ पे क्या आएगा, नेचर एंड नर्चर डिबेट का। जहां पे आपको ऐसा कुछ दिखे कि बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे पर्यावरण का या आनुवंशिकता के साथ में, वहां पे आप सीधे ये जवाब आप लगा दोगे। इतनी बात भाई समझ में आ गई सबको? ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनकी चर्चा करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग, अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग, मोटे मोटे क्वेश्चन हैं। सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम, ध्यान दीजिएगा, कोहरबर का नैतिक विकास सिद्धांत, चाम्स्की का भाषा विकास, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। वैसे अल्बर्ट बंडूरा का क्या है, आपका सोशल लर्निंग। इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, किसी भी नाम से आ जाए ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एक और इसको नाम देते हैं क्या, सोशियो कॉग्निटिव लर्निंग या थ्योरी। जो मोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बता रहे हैं, डिटेल तो बताना संभव नहीं होता है। सोशियो कॉग्निटिव थ्योरी या सोशियो कॉग्निटिव लर्निंग। देखिए इसमें इन्होंने क्या बात करी, देखिए आमतौर पर दो बातें करी गई, व्यवहारवादियों ने बात करी व्यवहार से और संज्ञानवादियों ने बात करी संज्ञान से। तो यहां पर क्या आ रहा है, ये क्या कह रहे हैं कि जो समाज से और अपना दिमाग लगाकर जो बच्चे सीखते हैं, कोई व्यक्ति सीखता है, वो क्या है, सोशियो कॉग्निटिव थ्योरी। अभी बताते हैं। फिर एक और क्वेश्चन इसमें आता है, ये नाम मॉडलिंग के नाम से भी आ सकता है, मॉडलिंग। तो ये अल्बर्ट बंडूरा के साथ ही जुड़ेगा, जाके ध्यान दीजिएगा इस चीज को, अल्बर्ट बंडूरा के साथ में ही आएगा मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब क्या है, अनुकरण करना है सोसाइटी को देखकर। क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा साहब का यह मानना है या था कि बच्चे जो हैं वो समाज को देखकर प्रभावित होते हैं और उनसे क्या है, चीजों को सीखते हैं, उनसे चीजों से प्रभावित होते हैं, वैसे ही करते हैं। जैसे बच्चे ने देखा
टीवी में देखा कि वहां पर फाइट हो रही है, घूंसा चलाए जा रहे हैं, तो बच्चा भी क्या है उस चीज को देखता है वैसे ही चलाता है। तो इसने फिल्मों में देखा है, फिल्मों से या किसी नाटक से जो चीजें देखते हैं, शक्तिमान याद होगा आपको, तो उसमें बच्चे उसी तरीके से एक्टिंग करते थे, या स्पाइडरमैन देखा तो स्पाइडरमैन की तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं, हल्क देखा तो हल्क की तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो उन्होंने सिनेमा या टेलीविजन या किसी माध्यम देखा, उसके क्या है वैसा ही उन चीजों को करते हैं। तो सोसाइटी से जो चीज इंपैक्ट होकर करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, सोशियो कॉग्निटिव थ्योरी या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मॉडलिंग किसी नाम से आ सकती है वहां पे। इस चीज को याद रखिएगा। अब इसमें होता क्या है, तो अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि इसमें किसी चीज को बच्चा जब देखता है, जो इसमें स्टेजेस चलती है, कैसे चलती है, तो अटेंशन पहले कौन सी आती है, अटेंशन। पहले उन चीज को देखता है, फिर क्या अटेंटिव वे में देखता है। आपने किसी चीज को देखा, हाँ ये ऐसे हाथ चला रहा है, तो क्या अटेंशन की स्टेज यहां पे आती है। फिर क्या होता है, रिटेंशन, वो चीज उसके दिमाग में इकट्ठी हो जाती है, रिटेंशन हो जाती है, रिटेंट हो जाती है। पहले अटेंशन वे में देखा, हाँ ये चीज ऐसे कर रहा, अच्छा शक्तिमान ऐसे ऐसे घूमता है, ये उसने अटेंटिव मोड में देखा, और ये चीज उसके दिमाग में क्या हो गया, रिटेंशन। बात आई समझ। और फिर क्या करता है, फिर वो एक्शन करता है, या कहें प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करता है, करके दिखाता है। ये किसी नाम से आ सकता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जैसे अटेंशन है किसी केस में आ सकता है, ऑब्जर्वेशन के नाम से आ सकता है, अटेंशन इस नाम से भी रह सकता है। फिर रिटेंशन में क्या है, मेमोरी कह सकते हैं, दिमाग में याददाश्त के रूप में उसके हैं। और फिर क्या है, प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, उसने उसको दोबारा किया, तो प्रोडक्शन, इसको एक्शन नाम से भी आ सकता है, एक्शन नाम से भी कह सकते हैं। और फिर क्या है, उसको कैसा फीडबैक मिला, कैसा उसको फीडबैक मिला, तो रीइंफोर्समेंट नाम से भी आ सकता है। ये सारे नाम याद रखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा से जुड़े हुए हैं, मोटी मोटी बात इतनी है, आपको जो याद रखना है ये मोटी मोटी बात है। फीडबैक क्या है, कि मान लीजिए उस चीज को उसने किया, जैसे उससे शक्तिमान जैसे किया, ऊपर की करने की, उसको तुरंत क्या है, मम्मी ने उसके 2 झापड़ मार दिए, नहीं ऐसे नहीं करना, गिर पड़ोगे, पागल हो क्या, शक्तिमान ऐसे करता, वो तो टीवी में दिखाते हैं। तो उसको समझ में आ गया ऐसा काम हमको नहीं करना है। पॉजिटिव मिलेगा तो आगे करेगा, नेगेटिव मिलेगा तो नहीं करेगा। तो क्या है, फिर वो दोबारा करता है, रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो अल्बर्ट बंडूरा कुल मिला के इतनी बात कह रहे हैं कि उन चीजों को देखता, अपना दिमाग लगाता है उस चीज को। जैसे आपने देखा स्टंट कर रहे हैं लोग टीवी में या इस तरीके से, तो आपको पता है कि नहीं भैया हम नहीं करेंगे, और टीवी में नीचे लिख देते हैं, एक्शन मूवी के नीचे लिख देते हैं कि ये बहुत जो परफेक्ट लोग, जो ट्रेंड लोगों ने, उन्होंने एक्शन किया है, आप इसको ना दोहराएं। क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा साहब की थ्योरी यहाँ पे यही आ रही है कि जो हम देखते हैं हम उसको वैसा ही करने की क्या है, कोशिश भी करते हैं। ये केवल बच्चे के ऊपर नहीं, हमारे आपके ऊपर, सबके ऊपर लागू होती है। ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये अल्बर्ट बंडूरा साहब ने इस वे में इन्होंने यहाँ पर दिया था। चलिए, फिर एक टर्म आपको हो सकता है वहां पे और दिख जाए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सोशियो कॉग्निटिव का मतलब है कि देखिए अब व्यवहार बच्चा जो कर रहा है अपने दिमाग का भी यूज करते हुए कर रहा है। आप स्टेंट नहीं कर रहे हो, आपका कॉग्निशन है, सोशियो कॉग्निटिव देखा आपने, लेकिन व्यवहार आप ये तब सोच के करते हो कि नहीं यार इससे चोट लग सकती है, हम इस काम को नहीं करेंगे। तो एक तरीके से आप व्यवहार जो कर रहे हो वो अपने दिमाग से सोच समझ के, इसलिए इसको सोशियो कॉग्निटिव थ्योरी का नाम दिया गया। एक और नाम आता है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, देखिए 2 तरीके की होती है, एक होती है लोअर एफिकेसी और एक होती है हायर एफिकेसी। हायर एफिकेसी, तो दोनों में क्या अंतर है समझिएगा। देखिए एफिकेसी एक तरीके से हमारा पोटेंशियल होता है, जो हमारी क्षमता होती है, सामान्य भाषा में ऐसे समझिए। अब इसमें 2 तरीके की, लोअर एफिकेसी और हायर एफिकेसी। लोअर एफिकेसी का मतलब होता है जिस काम को जो है हम ये कहते हैं कि इस काम को हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं चाहे कुछ हो जाए। जबकि हायर एफिकेसी क्या होती है, इसमें हम कहते हैं इस काम को हम कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे बीएड वाले बच्चे बाहर हो गए, तो उन्होंने ये माना कि अब हम प्राइमरी के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमारा जीवन बर्बाद हो गया। वो बच्चे किस में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं लोअर एफिकेसी में। लेकिन कुछ बीएड के बच्चे ऐसे हैं, वो क्या कह रहे हैं, अरे नहीं वो अच्छी बात, हम टीजीटी की तैयारी करेंगे, हम पीजीटी की तैयारी करेंगे और हम कर सकते हैं।
वो किस में आ रहे हैं? वो आपके हायर एफिकेसी में आ रहे हैं। तो एफिकेसी का मतलब यहाँ एक तरीके से क्या है? पोटेंशियल का है। नाम भी याद रखे रहेंगे तो आप समझ जाएंगे ये अल्बर्ट बंडूरा से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। इतनी बात भाई सबको समझ में आ गई? जल्दी से बता दो। चलिए, कल हम लोग जो है जीन पियाजे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे और आपको अच्छे से पता है जीन पियाजे से ढेर सारे क्वेश्चंस रहते हैं। कल मोटे-मोटे जितने टॉपिक्स हैं, क्लास थोड़ी सी लंबी खिंच जाएगी, लेकिन कल वो आपके कंप्लीट आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। परसों से हम लोग एनसीएफ स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चंस पेपर भी हम लोग साथ में अब स्टार्ट कर सकते हैं। तो एकदम तैयारी रखिएगा। अभी आपकी 20 तारीख को एग्जाम है। इससे पहले आपकी कोई भी क्लास, आपकी कोई छुट्टी नहीं किसी तरीके की। 15 अगस्त को भी आपकी क्लास रहेगी। हो सकता है कि मैं दिन में भी क्लास ले लूँ और शाम को भी ले लूँ, दोनों टाइम पे। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।